कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज मैं फिर से जो है वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सॉरी कि मैं काफ़ी लंबा गैप हो गया, बट अब पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो जो है कंटिन्यू 2-3 दिन के मतलब गैप पे कंटिन्यू आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी स्पेशल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेखपाल की वैकेंसी आई है जिसमें यूपी स्पेशल 20 मार्क्स के हैं। बाकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है जहाँ पे यूपी स्पेशल पूछा जाता है, और यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या-क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रदेश का नामकरण मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक चीज़ें पहले देखेंगे। पहले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे और एक तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रदेश का नामकरण कैसे-कैसे हुआ है और वर्तमान स्वरूप इसका कैसे मतलब वर्तमान स्वरूप में ये आया है। तो सबसे पहले बात करेंगे 1836 की, और 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। यहाँ पे आप मैप में देख रहे होंगे, ये मैप में उत्तर प्रदेश का मैप लगा हुआ है, जो कि इंडिया के मैप में इसकी लोकेशन आप देख रहे होंगे। तो अगर आप ऐसे देखेंगे इस तरीके से, तो इसका ज़्यादा हिस्सा जो है ये पश्चिम साइड में है, और इधर से देखेंगे तो नॉर्थ की तरह है। तो इसी को लेके इसी के हिसाब से मतलब इसका नामकरण जो है उत्तर पश्चिम प्रांत किया गया इसकी लोकेशन के हिसाब से। 1877 में इसमें अवध और आगरा, यहाँ पे आगरा भी रहेगा, अवध व आगरा ऐड कर दिया गया। तो उत्तर पश्चिम प्रांत और उसके साथ अवध और आगरा को ऐड कर दिया गया। तो ध्यान देना है कि उत्तर पश्चिम प्रांत यहाँ सीक्वेंस वाइज कंटिन्यू दो बार है, 1836 और 1877 में। इसके बाद उत्तर पश्चिम प्रांत हट जाता है, अवध और आगरा के साथ संयुक्त प्रांत जुड़ जाता है। तो याद करना आसान है, अब यहाँ से अवध और आगरा के साथ संयुक्त प्रांत जुड़ जाता है। और 1937 में केवल संयुक्त प्रांत के नाम से ये होता है। तो 1937 में केवल संयुक्त प्रांत के नाम से इसे जाना जाता है। वर्तमान स्वरूप 24 जनवरी 1950 को, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। वर्तमान का जो स्वरूप है ये कब से आया है? वर्तमान स्वरूप जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, ये 24 जनवरी सन 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसी समय ये भी जो है 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को जो है गणतंत्र पूर्ण रूप से जो है लागू हुआ था, तो उसी के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, और 25 जनवरी को भी, और 26 जनवरी को तो पता ही है आपको रिपब्लिक डे। तो 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 25 जनवरी को भी बहुत इम्पोर्टेंट डे है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 25 जनवरी को कौन-सा डे है जो इम्पोर्टेंट है। और दिसंबर अभी हाल-फिलहाल में बीता है, तो आप दिसंबर का भी कमेंट करके बताइएगा। 23 दिसंबर, 24 दिसंबर और 25 दिसंबर, ये तीनों डेट का कमेंट करके कि कौन से इम्पोर्टेंट डे थे। आगे बात करेंगे, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2018 से। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, और इसकी शुरुआत 2018 से होती है। बात करेंगे राज्यों के पुनर्गठन की, तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। उत्तर प्रदेश नाम कब हुआ था? तो 24 जनवरी को हुआ था। और जब उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात करेगा, जब राज्यों का पुनर्गठन शुरुआत हुआ था भाषाई आधार पे, जो आंध्र प्रदेश में चीज़ें शुरू हुई थी, आप लोग जानते होंगे इसको। तो 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ। फिर राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000, यानी वर्तमान स्वरूप अगर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब मतलब फॉर्मेशन में कब आया, तो ये 13 जिलों से अलग होकर जब उत्तराखंड बनता है, तो वर्तमान स्वरूप 9 नवंबर 2000 को है। और 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ है। ये याद रखना है, पूछता है कि उत्तराखंड कब अलग हुआ या कितने जिलों के साथ अलग हुआ। अब बात करेंगे प्रदेश की राजधानी के बारे में। इनके नामों में भी परिवर्तन हुआ है। 1836 में राजधानी क्या थी? आगरा। तो 1836 में रिकॉल करिए क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था। 1858 में प्रयागराज राजधानी हुई, अब भी नाम उत्तर पश्चिम प्रांत ही है।
क्योंकि 1877 में आगरा और अवध वाला जो है वो जुड़ा था। 1921 में तो इस समय लखनऊ जो है आंशिक राजधानी बनी। तो हमें याद है कि 1902 में उसमें संयुक्त प्रांत जुड़ गया था आगरा और अवध में। फिर 1935 में लखनऊ पूर्णतः राजधानी बनती है और 24 जनवरी 1950 को लखनऊ उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं कुल कितने स्टेट से लगती हैं? 8 राज्यों से लगती हैं, जो कि सर्वाधिक मतलब किसी भी राज्य से शेयर करने वाला ये स्टेट है यूपी। और प्लस एक यूटी से लगती है जिसका नाम आप लोगों को पता है दिल्ली से, और एक जो है इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है नेपाल से। तो ये चीज़ें हम यहाँ मैप में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है ये कैसे कैसे बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से इसकी सीमा शेयर करती है और उत्तराखंड से 7 जिले इससे बॉर्डर बनाते हैं। नेपाल जो कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है और इससे भी 7 जिले कनेक्टेड हैं। ये सब हम डिटेल में देखेंगे, अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। उसके बाद बिहार बॉर्डर शेयर करता है और इससे भी 7 जिले लगते हैं। झारखंड केवल एक जिले के साथ टच है जो सोनभद्र है। उसके बाद झारखंड के बाद यहाँ पे आप देखेंगे छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भी इससे बाउंड्री शेयर करता है सोनभद्र से। और मध्य प्रदेश ये भी सोनभद्र से बाउंड्री शेयर करता है। तो सोनभद्र के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये मात्र एक ऐसा जिला है यूपी का भी और पूरे भारत में जो 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद बात करेंगे एमपी। तो एमपी इसकी सर्वाधिक मतलब जो है बाउंड्री है, सबसे ज़्यादा जिलों से बाउंड्री शेयर करता है। कुल 11 जिले हैं जो कि एमपी से बाउंड्री शेयर करते हैं। अभी हम इन जिलों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे। राजस्थान ये 2 जिलों से बाउंड्री शेयर करता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं आगरा और मथुरा, ये 2 जिले हैं। और आगरा और मथुरा ईस्ट वाले रीजन में जो है बहुत बारिश जो है बहुत कम होती है। और गोरखपुर वाला ये जो रीजन है यहाँ तराई बेल्ट है, यहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है। उसके बाद बात करेंगे हरियाणा। तो हरियाणा से भी देखिए कौन कौन से जिले शेयर करते हैं। यहाँ पे अलीगढ़ शेयर कर रहा है, मथुरा शेयर कर रहा है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कौन सा स्टेट शेयर करता है? तो यहाँ पे एक स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना है, ये तीसरा हो गया और यहाँ पे चौथा, और ये पांचवा, ये छठवां, और राजस्थान जो है 7वां हो गया, और यहाँ पे हरियाणा 8वां, और आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। आगे बात करते हैं राज्य की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। प्रथम राजकीय भाषा। तो राजकीय भाषा जो है अक्टूबर 1947 में इसकी घोषणा हुई थी और सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से ये कब लागू हुई? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजकीय भाषा की जो घोषणा हुई थी वो अक्टूबर 1947 में हुई थी, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सभी कार्यालयों में ये अनिवार्य रूप से कब लागू हुई? तो 26 जनवरी। देखिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 1950 में, मतलब 1950 से उसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से राजकीय भाषा लागू हुई। और प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो इसको बताने की जरूरत है नहीं, हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, और ये 1989 से। तो याद रखना है प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। कब से लागू हुई? 1989 से। और सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब की गई थी प्रथम जो राजकीय भाषा है? तो ये डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, 26 जनवरी 1968। 26 जनवरी 1968 ये याद रखना है। आगे बात करेंगे राजकीय पशु। पता है आप लोगों को बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष ये अशोक है। और राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो ये पलाश या टेसू, तो दोनों में से कोई भी एक नाम दे सकता है, तो दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। राजकीय जलीय जीव की बात करेंगे तो ये गंगा डॉल्फिन है। और गंगा डॉल्फिन काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि राजकीय जलीय जीव इसकी घोषणा कब की गई। राजकीय मतलब राज्य की बात कर रहे हैं, यूपी के संदर्भ में ये बात हो रही। तो अक्टूबर 2023 में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसकी घोषणा की गई। तो गंगा डॉल्फिन जो है ये राजकीय जलीय जीव कब बनी? अक्टूबर 2023 में। लेकिन इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गंगा डॉल्फिन को
18 मई 2010। ये डेट नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन आप ईयर याद रखिएगा कि 2010 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कब घोषित किया गया? मई 2010 में। और राजकीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो अक्टूबर 2010 में। इसकी घोषणा हुई थी 2009 में और 2010 में इसे जलीय जीव घोषित किया गया। बात करेंगे आगे जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस है, इसे क्रॉन्च बोलते हैं। राजकीय खेल की बात करेंगे तो हॉकी है। याद रखिएगा भारत का कोई भी राजकीय खेल नहीं है, सॉरी राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, तो ये चीज हमें याद रखना है कि इंडिया का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। लेकिन राजकीय खेल यूपी का क्या है? तो ये हॉकी है। ये चीज याद रखनी है। और ये किसी पड़ोसी देश का भी मतलब राष्ट्रीय खेल है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह की बात करेंगे, एक यहाँ पे आपको और डेट याद रखना 1938। देखिए 3-4 डेट है, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहला डेट आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950, वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कब से सेलिब्रेट हो रहा है? 2018 से। उसके बाद बात करेंगे प्रथम राजकीय भाषा अक्टूबर 1947 में ये घोषणा हुई थी हिंदी के लिए। कार्यालय में इसे अनिवार्य रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी को लागू किया गया कार्यालय में और 1968 में। द्वितीय राजकीय भाषा यानी सेकेंड स्टेट लैंग्वेज तो वो बनी उर्दू और 1989 से। तो इतना चीजें आपको याद रखना है। और ये 1938 में राजकीय चिन्ह स्वीकृत हुआ। राजकीय चिन्ह आप लोगों को पता है, हर जगह आप लोग लोगो देखते हैं, एक वृत्त में एक तीर और धनुष और 2 मछली। ये जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। अब बात करेंगे एनसीआर के बारे में। अब हम लोग यहाँ एनसीआर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जो कि एनसीआर में शामिल हैं। और वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी एससीआर का गठन हुआ है, स्टेट कैपिटल रीजन, और वो एनसीआर की तर्ज पे हुआ है। तो पहले समझते हैं कि एनसीआर क्या है। एनसीआर की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। यानी जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, उसके क्षेत्र में आने वाले जो रीजन है उसका मतलब उसके ऊपर बात करेंगे हम। उद्देश्य क्या था एनसीआर का? तो दिल्ली पर जनसंख्या व शहरी दबाव को कम करने, बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित करने का इसका उद्देश्य था। तो उसके दबाव को कम करने के लिए और उसके बुनियादी ढांचा के विकास के लिए एनसीआर का गठन हुआ था 1985 में। 1985 में क्या था? 10वीं अनुसूची भी आई थी दल बदल के लिए। तो ये 1985 में है। किस संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को किया गया था? ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो 1985 में एनसीआर का गठन हुआ। 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत इसे विशेष दर्जा दिया गया दिल्ली को। तो दिल्ली को विशेष दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पॉलिटी में हमेशा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में 69वां संविधान संशोधन दिल्ली के विशेष दर्जा से संबंधित है और ये 1991 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले, तो याद रखना है कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन गठन 1985 में, उद्देश्य शहरी दबाव को कम करना, बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित करना, और इसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। इन 8 जिलों का नाम एकदम याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा यहाँ से और बनता भी है तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए देखिएगा, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर, ये जिले जो हैं उसमें शामिल हैं। एक बार इन जिलों को आप मैप में भी देखिए, अपने पास आप मैप रखिए सामने और इन जिलों को आप मैप में भी देखिए कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मेरठ, शामली, ये सभी जिले जो हैं इसमें आते हैं। तो ये लोकेशन जो है ये एक बार आपको दिखा दे रहे हैं। ये वाला जो क्षेत्र है मतलब बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, ये सभी जिले जो हैं इसमें शामिल हैं।
तो ये चीज़ गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, तो ये वाला एरिया आप लोग एक बार अच्छे से ये वाला रीजन जो है इसको मैप में अच्छे से इसका अवलोकन करिए, इत्मीनान से इसको देखिए। आगे बात करेंगे एससीआर की। तो एससीआर में क्या है, सेम उसी की तर्ज पे मैंने आपको बताया कि स्टेट कैपिटल रीजन है ये, और इसका गठन जो है अभी हाल फिलहाल में हुआ है। हाल फिलहाल क्या बोलेंगे, फिर भी 2 साल हो गए। 19 जुलाई 2024 को एनसीआर की तर्ज पे हुआ है। और यूपी के जो ये एससीआर गठित हुआ है उसमें जो है 6 जिले इसमें आते हैं, और एनसीआर में यूपी के 8 जिले शामिल हैं। तो कौन कौन से जिले हैं एससीआर में? लखनऊ है, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी। कुल 6 जिले इसमें शामिल हैं। तो ये जिले जो हैं लखनऊ से ही बॉर्डर शेयर करते हैं। एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ खुद है एससीआर में, और बाकी जो है 5 जिले जो कि उससे बॉर्डर शेयर करते हैं। इसे भी एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी है, थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। यहाँ लखनऊ को देखेंगे, ये है लखनऊ, और इसे बॉर्डर शेयर करता हुआ ये हरदोई है। इसके बाद आप देख रहे हैं सीतापुर, फिर बाराबंकी, रायबरेली। याद रखना है अमेठी बॉर्डर नहीं शेयर करता है लखनऊ से, और उन्नाव। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 जिले हैं, और एक लखनऊ खुद ही है। 6 जिले हैं एससीआर में। तो ये हमें याद रखना है कि कौन कौन से सॉरी, तो ये हमें याद रखना है कि कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं एससीआर में। एससीआर का गठन कब हुआ है? तो 2024 में। और एनसीआर का कब हुआ था? 1985 में। दोनों का उद्देश्य सेम है, दबाव को कम करना, बुनियादी ढांचा विकसित करना, ये है दोनों का उद्देश्य। बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये पहला वीडियो है, बाकी वीडियो को डिटेल से मतलब मैपिंग के थ्रू एक एक चीज देखेंगे, तो आप परेशान मत होइएगा। पहला टॉपिक इसमें है प्रदेश में मंडल और उससे संबंधित जिले। दूसरा है मुख्यालय से भिन्न और नाम वाले जिले, मतलब सॉरी, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले, ऐसे जिले जिनके मुख्यालय का नाम उन जिलों के नाम पे न होके कुछ दूसरे नाम पे है, उसको हम देखेंगे। और नगर निगम वाले जिलों को हम लोग देखेंगे, नगर निगम वाले जिले यहाँ पे देखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो वर्तमान में प्रदेश में 18 मंडल हैं। तो 18 मंडल ये याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट। ये डायरेक्ट पूछता है कि प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। सबसे नया मंडल कौन सा है? सबसे नया मंडल, सबसे नवीन मंडल जो है वो अलीगढ़ है। और अगर बात करेंगे यहाँ पे नगर निगम की, नगर निगम कुल कितने हैं? नगर निगम है 17। और सबसे लेटेस्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, शाहजहांपुर है, ये अप्रैल 2018 में बना है। तो 2 चीजें याद रखनी है, नगर निगम कितने हैं? 17, और आपका मंडल कितना है? तो मंडल आपके जो है 18। नवीनतम मंडल कौन सा है? तो अलीगढ़ है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और नवीनतम नगर निगम कौन है? तो शाहजहांपुर है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश के 18 मंडल और उससे संबद्ध जिले। ये याद रखना है, 3-4 बार आप देखेंगे, मैप में देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब जैसे लखनऊ की बात करेंगे, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो इसमें लखनऊ है। और सबसे छोटा मंडल कौन सा है? तो मिर्जापुर मान लेते हैं। ये सभी सबसे छोटे मंडल। तो सबसे बड़े मंडल में कितने जिले आ रहे हैं? 6 जिले। याद रखना है, एक एक चीज ध्यान से सुनिए, एकदम इत्मीनान से ध्यान से सुनिए, 100% आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि आपसे पूछा जाएगा मंडल कितने हैं, तो आप बताएंगे 18। सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है। उसके बाद सबसे बड़े मंडल की बात करेंगे तो 3 मंडल इसमें जो है आप याद रखेंगे, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। फिर से बता रहे हैं, लखनऊ, कानपुर और मेरठ, ये 3 मंडल। इन तीनों में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। और उसके बाद बात करेंगे
कि सबसे छोटे जिलों में तो मिर्जापुर है, जो कि सोनभद्र के बगल में है, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। सहारनपुर को याद रखेंगे कि सबसे जो उत्तरी जिला है यूपी का, वो भी सबसे छोटा मंडल में आता है, और सबसे दक्षिणी जिले के पास एक जिला है मिर्जापुर, सोनभद्र के पास। इसमें भी 3 है, तो 2 ऐसे आप याद रख सकते हैं। झांसी रानी की लक्ष्मीबाई से रिलेट कर सकते हैं। बस्ती को आप नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। आजमगढ़, ये बस्ती आजमगढ़ थोड़ा याद रखना होगा। बाकी मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, यहाँ पे 3-3 जिले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि लखनऊ में कौन कौन से जिले आते हैं, मतलब लखनऊ मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं। तो लखनऊ मंडल के अंतर्गत एक लखनऊ खुद हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे उन्नाव की, रायबरेली की, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। देखिए, आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी ऊपर यहाँ पे एक चीज बताई है आपको कि लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, ठीक, इतनी चीजें आप यहाँ पे देखें हैं। वही सेम चीज यहाँ पे है, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई। अब यहाँ पे आपको याद रखना कि बाराबंकी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बाराबंकी यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है। तो लखनऊ मंडल में बाराबंकी नहीं शामिल है, एक चीज ध्यान रखिएगा। इसमें शामिल क्या है, लखीमपुर खीरी। तो यहाँ जो कंफ्यूजन वाला मतलब पॉइंट है कि आपको लखीमपुर खीरी याद रखना है, 2-3 बार याद कर लीजिए, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तो सबसे बड़े मंडल लखनऊ में वो शामिल है। बाकी सभी जिले जो बॉर्डर शेयर करते हैं, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, यहाँ पे बाराबंकी नहीं है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद हम इसमें देखेंगे आगे की कानपुर। कानपुर में कानपुर नगर, मतलब जिस मंडल की बात होगी तो कानपुर वो खुद रहेगा, तो कानपुर नगर और कानपुर देहात, ये तो कॉमन सी बात है कि रहेगा। इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया, तो याद रखिएगा, इटावा यहाँ पे लायन सफारी है, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया, ये जो है जिले यहाँ पे हैं। तो ये जैसे बाराबंकी यहाँ पे नहीं शामिल है ना, तो ये याद रखिएगा कि बाराबंकी जो लखनऊ में नहीं शामिल है, वो किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। ये चीज याद रखिएगा। सभी मंडल हमें नहीं याद रखने हैं, सभी मंडल के जिले भी हमें नहीं याद रखने हैं, इतना याद भी हम लोग नहीं रख पाएंगे। जो जरूरी है सिर्फ वो याद रखिए। मेरठ की बात करेंगे तो मेरठ में भी 6 हैं। तो मेरठ में खुद मेरठ शामिल है, उसके बगल में गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है और हापुड़ है। तो आप देखेंगे कि मेरठ में वही जिले शामिल हैं, मेरठ मंडल में वही जिले शामिल हैं जो हमने अभी एनसीआर में 8 जिले पढ़े हैं, उसमें से आप देख रहे हैं मेरठ भी है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, तो हापुड़ है, ये वही जिले हैं जो उस वहां पे थे। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। बाकी हम नीचे देखेंगे, बाकी 2 यहाँ पे आप वाराणसी को देख सकते हैं क्योंकि काफी चर्चा में है, और यहाँ पे प्रयागराज को। इसके बाद वाराणसी और प्रयागराज। वाराणसी में देखिए, वाराणसी आता है, जौनपुर जो कि वाराणसी से बॉर्डर शेयर करता है, गाजीपुर और चंदौली। तो ये चीज याद रखना कि वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, 2 पुर हैं, जौनपुर, गाजीपुर। एक खुद बनारस है, याद रखना आसान है, 2 पुर हैं, जौनपुर जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, जहाँ मतलब जो है अटाला मस्जिद है। गाजीपुर में याद रखना है आपको, एक अंग्रेज जो है उसकी कब्र है वहां पे, किसकी कब्र है ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरा। गाजीपुर में एक स्थल है सैदपुर के पास, तो भीतरी स्तंभ लेख वहीं पे मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख किसे मतलब किससे संबंधित है, तो स्कंदगुप्त मतलब गुप्त काल से संबंधित है, हुणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो ये वाराणसी में है। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। चंदौली में सबसे पुराना जो है आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना, 1957 में ये बना है। तो ये सी चीजें जो है थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। बाकी यहाँ देखेंगे जो सबसे कम वाले हैं, तो इसमें इम्पोर्टेंट देखेंगे, सिर्फ मिर्जापुर को देख लेते हैं और एक झांसी को। तो मिर्जापुर में बहुत आसान है याद रखना, 3 ही जिले हैं, मिर्जापुर और सबसे दक्षिणी जिला बता ही रहे हैं कि दोनों आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, तो मिर्जापुर और सोनभद्र, और ये भदोही जिसे कालीन नगरी, तो मिर्जापुर को भी कालीन नगरी जाना जाता है और भदोही को भी कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। सोनभद्र बताया आपको कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। सोनभद्र 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करने वाला जिला है। सोनभद्र में क्या है? सोनभद्र में कोयले की खान है, सिंगरौली में। तो ये चीज़ आपको याद रखना। वहाँ पे जो है हिंडाल्को है, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा संचालित है। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। बाकी सब उतना नहीं पढ़ना है आपको, जितना बताएँ सिर्फ़ उतना याद रखिए। झांसी में झांसी, ललितपुर, ललितपुर इम्पोर्टेंट है, और जालौन। तो झांसी में एक झांसी खुद है, उसके बाद ललितपुर और जालौन। ललितपुर ललितपुर आप देख रहे हैं कि केवल एक जिले से बॉर्डर शेयर करता है। ऐसा जिला है जो मात्र एक जिले से बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश के। तो झांसी से बॉर्डर शेयर करता है, और ये मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला है, और यूरेनियम के भंडार ललितपुर में ही पाए जाते हैं। अब बात करेंगे नगर निगम की। तो कौन-कौन से नगर निगम है देख लीजिए। लखनऊ है, आगरा है, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। तो इनको आप साथ में, इन पाँचों को आप साथ में याद रख सकते हैं। कैसे? तो बता रहे हैं कि लखनऊ आपका प्रदेश की राजधानी है, तो नगर निगम हो गया। आगरा हिस्टोरिकल प्लेस, काफ़ी फेमस है, चर्चा में है, जहाँ पे ताजमहल है और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा है, और अकबर का जो है वहीं पे समाधि स्थल है। तो ये सब चीज़ें से आप रिलेट कर सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। कानपुर, कानपुर मंडल था, और कानपुर मतलब प्रमुख मंडलों में से एक है, जो बड़े मंडल हैं। 6 जिले इसमें शामिल हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रयागराज और वाराणसी। तो ये चीज़ें, प्रयागराज भी जो है धार्मिक स्थल ही है, और वाराणसी भी। तो चलिए आगे आते हैं। मेरठ है, गोरखपुर है। गोरखपुर को याद रखिए आप। गोरखपुर हमारे सीएम जी का संसदीय क्षेत्र है। बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़। गाजियाबाद को आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। एक मूवी आई थी जिला गाजियाबाद, तो ऐसे गाजीउद्दीन के नाम पे इसका नाम गाजियाबाद पड़ा है। बरेली है, बरेली की बर्फी वाला जो मूवी है। मतलब याद रखने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। अलीगढ़ के ताले फेमस हैं। मुरादाबाद तो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई से रिलेट है। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ। तो देखिए अयोध्या है। तो ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन है, और शाहजहांपुर है। तो इसमें क्या-क्या हमें देखिए याद रखना है। लखनऊ, अभी मैं क्या-क्या बताया हूँ। लखनऊ आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने बोला कि आगरा, वाराणसी, एक मंडल वाला जो बोले थे प्रयागराज है। प्रयागराज सबसे बड़े मंडलों में से एक था। कानपुर, उसके बाद मेरठ को हम लिख सकते हैं यहाँ पे। मेरठ है। गाजियाबाद गाजीउद्दीन के नाम पे पड़ा था। मेरठ में जो है सबसे हिंडन नदी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी साइड थी, इस तरह से मेरठ में ही था। गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद बताया, गाजीउद्दीन के नाम पे पड़ा है। इस तरह अलीगढ़ में ताले फेमस हैं। मुरादाबाद, मुरादाबाद पीतल नगरी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई से रिलेट कर लीजिए। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। फिरोजाबाद, ऐसे आप जो है याद कर सकते हैं। कांच मतलब चूड़ियों के लिए फेमस है, कांच की चूड़ियों के लिए। अयोध्या बताना ही नहीं है, अब तो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है अयोध्या। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली। मथुरा, वृंदावन बरसाने का जो भूमि है कृष्ण भगवान की। और शाहजहांपुर, इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये लेटेस्ट है। अब बात करेंगे मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिलों की। तो मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले आप यहाँ पे देख सकते हैं। अमेठी है, और ज़्यादा जिले नहीं हैं, आप काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ऐसे 14 जिले हैं। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिलों की संख्या कितनी है? 14। और इन 14 में से आपको 5 या 6 तो निश्चित याद होंगे, 100% आपको पता होगा। तो ज़्यादा नहीं याद रखने, तो आप अपना नोट डाउन कर लीजिए कि आपको कौन-कौन से जिले नहीं याद हैं, मतलब किनका मुख्यालय नहीं याद। सिर्फ़ उनको नोट डाउन करके आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। अमेठी की बात करेंगे तो अमेठी का मुख्यालय जो है गौरीगंज है। संत कबीर नगर का मुख्यालय जो है खलीलाबाद, और गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे तो ये ग्रेटर नोएडा है। पहले ये नोएडा हुआ करता था, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों होगा तो आपको ग्रेटर नोएडा की तरफ जाना है।
पहले नोएडा ही था, लेकिन वर्तमान में ग्रेटर नोएडा है। कौशाम्बी की बात करेंगे तो मंझनपुर है। भदोही, यहाँ पे ज्ञानपुर है, भदोही का ज्ञानपुर। अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। तो याद रखिएगा, अंबेडकर नगर, अकबरपुर। यहाँ पर भी अंबेडकर आ रहा है तो यहाँ पे अकबर है, थोड़ा सा मतलब रिलेट कर सकते हैं। श्रावस्ती, तो श्रावस्ती का भिनगा है। कुशीनगर का पडरौना है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। तो यहाँ देहात और ये माटी, ये आप रिलेट कर लीजिए। सिद्धार्थनगर का इंपॉर्टेंट है, सिद्धार्थनगर पूछता है, नौगढ़ है। सोनभद्र का भी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा कि सोनभद्र जिले की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना मतलब उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, और वहाँ पे यूपी के मतलब परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोनभद्र। आप सोनभद्र को तो अलग से नोट डाउन करके उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए कि सोनभद्र 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, और लखीमपुर खीरी के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सोनभद्र जो है दूसरा सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे सोनभद्र के बारे में, तो सर्वाधिक जनजाति उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में ही पाई जाती है। सिंगरौली में वहाँ कोयले की खान, जितने भी मतलब जो आपके अयस्क हैं या खनिज हैं, वो मैक्सिमम जो है बुंदेलखंड वाले रीजन में या फिर सोनभद्र वाले रीजन में ही पाए जाते हैं। इस वजह से भी सोनभद्र इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सोनभद्र अगर वनों की बात करेंगे, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है वो भी सोनभद्र में है। वनों में सबसे ज्यादा जो डिक्रीज हुआ है, मतलब उनके क्षेत्रफल में जो कमी आई है, वो भी वहीं पे है, सोनभद्र में है। तो सोनभद्र में एक बहुत फेमस जनजाति है जिसका नाम है पहरिया जनजाति, तो ये भी सोनभद्र में है। सोनभद्र के बगल में मिर्जापुर जिला है, जो कि कजरी जहाँ पे गाई जाती है उसके लिए फेमस है। मिर्जापुर को कालीन नगरी भी कहते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, आप रिलेट करके याद करेंगे तो ज्यादा आसानी से और ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। तो सोनभद्र का मुख्यालय इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र, राबर्ट्सगंज, जालौन, उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है, और संभल, संभल का भी मुख्यालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको भी। संभल का मुख्यालय बजोई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। और मैं बहुत दिन बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हों या अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाया हूँगा जो कंटेंट को है। तो अगर इसमें कुछ गलतियां होंगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है हफ्ते में 2 या 3 आए। थैंक यू सो मच।